हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड का प्राचीन काल को पढ़ेंगे, जिसमें हम आज कुछ वंशों को देखेंगे जिसने उत्तराखंड पर शासन किया है। देखिए, उत्तराखंड का प्राचीन काल पढ़ेंगे हम। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ पर पढ़ने की कि लोक कथाओं के अनुसार या आधार पर पांडव यहाँ आए थे। किसमें कहा गया मिलता है उल्लेख? लोक कथाओं में मिलता है उल्लेख, और महाभारत और रामायण में मिलता है। महाभारत और रामायण की रचना यहीं पर हुई है। प्राचीन काल से यहाँ मानव निवास के प्रमाण मिलने के बावजूद इस क्षेत्र के इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। देखिए, आज उत्तराखंड दो मंडलों में सिमट कर रह गया है। इसमें दो मंडल हैं। इसमें कौन कौन से? एक कुमाऊं मंडल है, एक गढ़वाल मंडल है। लेकिन उत्तराखंड में कत्तूरी, चंद राजवंशों और गोरखा राज, अंग्रेजों का राज रहा है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 770 ईसा पूर्व कत्तूरी वंश क्या है? कत्तूरी वंश। और 707 से ईस्वी से लेकर 1790 तक चंद्रवंश। कहीं कहीं आपको इसकी डेट थोड़ी बदली मिलेगी। कहीं कहीं चंद्रवंश की डेट 1790 तक मिलती है, मगर स्टार्टिंग इसकी कहीं कहीं 888 से हो जाती है, और कहीं कहीं और भी मिलती है। मगर मुख्य रूप से आपकी चंद्रवंश की 770 ईसा ईस्वी याद रखना है। कब? 770 ईस्वी से शुरू होती है और 1790 तक महेंद्रचंद तक जाती है। महेंद्रचंद क्या है? अंतिम राजा होता है चंद्रवंश का। तो यहाँ पर देखेंगे 1790 से और 1815 तक किसने शासन किया है? गोरखों ने शासन किया है। किसने? 1790 से लेकर 1815 तक किसने शासन किया है? गोरखों ने शासन किया है उत्तराखंड में। और 1815 से स्टार्टिंग होती है इसमें किसकी? इसमें आज़ादी तक अंग्रेजों ने शासन किया है। 1815 तक भारत की आज़ादी तक, या कह सकते हैं कि उत्तराखंड बनने तक, जब तक ये टहरी राजधानी में विलीन नहीं होता है तब तक क्या होता है, इस पर अंग्रेज शासन करते हैं 1815 से लेकर और 1949 तक। जब तक इसका टेहरी राज्य में विलय नहीं होता है तब तक क्या होता है इसमें इसमें अंग्रेज शासन करते रहते हैं। इसके बाद देखिए, भारत की आज़ादी तक अंग्रेज शासन के अधीन रहा। कत्तूरी राजवंश के बाद चंदवंश के चंदेल राजपूतों ने लगभग 1000 वर्षों तक शासन किया। बीच में खस राजा ने भी लगभग 200 वर्षों तक शासन किया है। अब इसमें लेके चलते हैं। अब देखेंगे, अभी तो ये इकट्ठा था, अब देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट भाई। ठीक है, अब सबका हर किसी का पहले देखेंगे कुलिंद वंश को। क्या है? कुलिंद वंश। अब देखिए, कुलिंद वंश में आप देख सकते हैं, कुलिंद राजवंश प्राचीन हिमालय, उत्तराखंड, उत्तर भारत में लगभग दूसरी तीसरी शताब्दी के आसपास के शासक थे। इसके दूसरी और तीसरी शताब्दी के शासक थे। कुलिंदों का साम्राज्य मूलतः गंगा यमुना के उपजाऊ क्षेत्र के आसपास था। उत्तराखंड में सबसे पहले शासन करने वाले कुलिंद जाति थी। क्या है? कुलिंद जाति थी उत्तराखंड पर शासन करने वाली। और ऐतिहासिक जाति कौन सी थी? कत्तूरी थी। अब उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में तीसरी चौथी ईस्वी तक शासन था। प्रारंभ में कुलिंद मौर्य के अधीन थे। किसके थे? कुलिंद पूछा जाता है किसके अधीन थे? तो मौर्य के अधीन थे प्रारंभ में। आज नेक्स्ट देखते हैं। प्रारंभ में कुलिंद लोग मौर्य के अधीन थे। उसके बाद में क्या हुआ कि इसमें सबसे शक्तिशाली शासक कुलिंद वंश का अमुकभूति हुआ। कौन हुआ? अमुकभूति सबसे शक्तिशाली शासक था। इन्होंने रजत और कांस्य मुद्राओं का प्रचलन किया। किसने? अमुकभूति ने, जिसमें देवी और मृग अंकित हैं। अमुकभूति की मृत्यु के बाद शकुन ने इसके मैदानी भागों पर अधिकार कर लिया। किसने? शकुन ने इस पर अधिकार कर लिया। किसने? कुलिंदों के बाद में, या अमुकभूति के बाद में कह सकते हैं। देखिए, शक शासन कहाँ से आया है? ये शक प्राचीन मध्य एशिया में रहने वाले स्कती लोगों की एक जनजाति का एक समूह है। कौन सी जनजाति का? ये जनजाति का एक समूह है, जो बाद में भारत, चीन, ईरान, यूनान देशों से आकर बसने लगे। शकों के द्वारा भारतीय इतिहास में गहरा है। शकों के भारत में प्रवेश के बाद अपना बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया गया। आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत कहलाता है। इन्होंने एक संवत चलाया जिसको क्या कहता है? इस कैलेंडर को कहते हैं शक संवत के नाम से जाना जाता है। इसमें आगे देखते हैं,
कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और सूर्य मंदिरों का निर्माण किसने किया है? शकों ने ही किया है, जिसमें अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। कहाँ पर स्थित है? कोसी के पास कटार में सूर्य मंदिर स्थित है। इसे किसने निर्माण किया है? शकों के द्वारा ही निर्माण कराया गया है सूर्य मंदिर को, जिसे बूटाधारी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब है कुषाण शासक। कुषाण इसके बाद में किसने, शकों के बाद में किसने अधिकार कर लिया? कुषाणों ने अधिकार कर लिया। कुषाण शासक के कुछ अवशेष वीरभद्र किसे कहते हैं वर्तमान में? ऋषिकेश किसे कहते हैं? ऋषिकेश वीरभद्र कहते हैं। मोरध्वज किसे कहते हैं? कोटद्वारों कहते हैं। गौविषाण काशीपुर को कहा जाता है। कुषाण शासकों के पतन के समय यहाँ पर कुछ नए राजवंश का शासन था, जिन पर युद्धों शासक प्रमुख थे। क्या थे? युद्धों शासकों ने शासन किया। अगला देखते हैं। 5वीं शताब्दी में नागों ने कुड़िंद राजवंश का अंत कर दिया। किसका अंत किया? 5वीं शताब्दी में कुड़िंदों का अंत किया किसने? नागों ने नागवंश की स्थापना की। इस पर 6वीं शताब्दी में कन्नौज के मौखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। कब? 6वीं शताब्दी में। अगले है, मौखरी राजवंश के अंत के बाद मौखरी राज्य हर्षवर्धन के अधीन हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे। कार्त्यपुर अथवा कार्त्यपुर राजवंश। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड के कार्त्यपुर राजवंश की स्थापना हुई। शुरू में लगभग 300 वर्षों तक इनकी राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ के चमोली में थी। उसके बाद में बागेश्वर के बैजनाथ में बनाई गई। कार्त्यपुर नामक स्थान पर थी। बाद में इसकी राजधानी अल्मोड़ा के कत्तूर घाटी, जिसे बागेश्वर के बैजनाथ में बनाई गई। ठीक है, आगे देखते हैं। इस राजवंश को कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश पूछा जाता है तो कौन था? ये कत्यूरी या कार्तिकपुर राजवंश था। आगे देखते हैं। बागेश्वर के लेख के अनुसार राजवंश के प्रथम राजा बसंत देव थे। कौन थे? बागेश्वर लेख के अनुसार राजवंश के प्रथम राजा कौन से थे? बसंत देव थे। किसके? कत्यूरी वंश के। जिनके बाद शासक का नाम नहीं मिलता है। इनके बाद शासक का नाम नहीं मिलता है, लेकिन बागेश्वर अभिलेख में बसंत देव के कुछ समय बाद खरपड़देव नाम के राजा का उल्लेख मिलता है। पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने के कारण कार्तिकपुर वंश में निम्बर वंश की स्थापना की। क्या की? कार्तिकपुर वंश में निम्बर वंश की स्थापना होती है। इसमें 3 परिवार के 14 शासकों ने शासन किया है। आगे देखते हैं। कार्तिकपुर राजवंश के शासक का शासनकाल में ही उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ है। और जब इन्होंने सबसे पहले जो इनका आगमन हुआ था, कहाँ हुआ था? चमोली में। चमोली में जो आदि बद्री की स्थापना है, नारद कुंड से निकालकर बद्रीनाथ की स्थापना की है किसने? शंकराचार्य जी ने ही। और रुद्रप्रयाग में इन्होंने अपने शरीर को त्यागा है। 820 ईस्वी में त्यागा है। आप इसको नोट्स करते रहना। आगे देखते हैं। जिन्होंने केदारनाथ तथा बद्रीनाथ का पुनरुद्धार किया, ज्योतिमठ की स्थापना की। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने केदारनाथ में ही अपने प्राण त्यागे थे। कब प्राण त्यागे थे? 820 ईस्वी में प्राण त्याग दिए थे रुद्रप्रयाग में पड़ता है केदारनाथ। इतिहासकारों का मत है कि कार्तिकपुर राजवंश 3 परिवारों में विभक्त था। कितने? 3 परिवारों में विभक्त था। पहला परिवार था बसंतदेव, जिसने कार्तिकपुर राजवंश की नींव रखी। दूसरा परिवार का संस्थापक निम्बरदेव था। तीसरे वंश का संस्थापक का नाम ज्ञात नहीं है, लेकिन तृतीय परिवार का अंतिम शासक सुभिक्षराज देव था। क्या? तृतीय परिवार का। कहते हैं इसकी स्थापना सुभिक्षराज देव ने किससे की थी? अपने पिता के नाम पर। और यहाँ पर सुभिक्षराज देव ने नहीं चलाया था, वो इच्छादेव था। इच्छादेव ने अपने पिता के नाम पर एक वंश चलाया था। ठीक है, यहाँ पर अंतिम राजा पूछा जा रहा है, तो तृतीय परिवार का अंतिम राजा कौन था? सुभिक्षराज देव था। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्बर वंश। बागेश्वर शिलालेख के अनुसार त्रिभुवन राज के पश्चात एक नया राजवंश सत्ता में आया। कौन सा? त्रिभुवन राज के पश्चात एक नया राजवंश सत्ता में आया, जिसने निम्बर के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना निम्बर ने की।
किसने की थी? निम्बर ने ही इस वंश की स्थापना की थी। अभिलेखों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निम्बर का पुत्र ईशगण इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक हुआ। ईशगण इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक हुआ क्योंकि उनके लिए अभिलेखों में परम भट्टारक महाराधिराज परमेश्वर शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? ईशगण के लिए। ईशगण और रानी बेगवती के पुत्र ललित सूर्यदेव के 21वें और 22वें राज्यवर्ष के 2 ताम्रपत्र पांडुकेश्वर में सुरक्षित हैं। कहाँ पर सुरक्षित हैं? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में सुरक्षित हैं। ललित सूर्यदेव के बाद यहाँ का राजा भूदेव बना, जिसके बाद धर्म का विरोध किया गया। जिसने किसका विरोध किया? बौद्ध धर्म का विरोध किया। किसने? भूदेव ने। आगे देखते हैं। अगला वंश आता है सरोजदत्ता वंश। सरोजदत्ता वंश पांडुकेश्वर तथा बागेश्वर ताम्रपत्रों के अनुसार निम्बर के बाद सरोजदत्ता के पुत्र इच्छरदेव ने नए राजवंश की स्थापना की, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था। क्या है? इच्छरदेव ने नए वंश की स्थापना की। सुभिक्ष राज के पांडुकेश्वर लेख में उसके लिए भुवन विख्यात द्रुमदराती, सीमांतवती, वैद्य दीक्षांत, दक्षेश गुरु का विश्लेषण प्रयुक्त हुआ है। कुमाऊं गढ़वाल से प्राप्त किसी भी राजा के लिए अभी तक ऐसा विश्लेषण नहीं मिला है। जो किसके लिए मिला है? सुभिक्ष राज के लिए मिला है। इसमें पांडुकेश्वर लेख में। आगे देखते हैं। पालवंश बैजनाथ के अभिलेख के आधार पर ये कहा जा सकता है कि 11वीं और 12वीं सदी में लखनपाल, त्रिभुवनपाल, रुद्रपाल, उदयपाल, चरुणपाल, महीपाल, अनंतपाल आदि नामधारी राजाओं ने कत्यूर में शासन किया, लेकिन 13वीं सदी में पाल कत्यूर छोड़कर अस्कोट के समीप ऊकू चले गए और वहां जाकर उन्होंने पाल वंश की स्थापना की। ऊकू एक स्थान है अस्कोट पिथौरागढ़ में, वहाँ चले गए थे। प्राचीन काल में ऊकू नाम था अस्कोट का, उसके समीप चले गए थे और वहाँ पर जाकर पाल वंश की स्थापना की। सभी इतिहासकार इस बात से एकमत हैं कि कत्यूरियों का विशाल साम्राज्य ब्रह्मदेव के अत्याचारी शासन के कारण समाप्त हुआ। इसके ब्रह्मदेव एक अत्याचारी शासक था। एक लोक गाथा में चंपावत के चंद्रवंशीय राजा विक्रमचंद द्वारा ब्रह्मदेव के माल भाबर में उलझे रहने के समय लखनपुर पर आक्रमण का वर्णन मिलता है। विक्रमचंद ने ही 1423 से 1437 तक शासन किया, अतः ब्रह्मदेव का भी यही समय माना जाना चाहिए। विक्रमचंद अंत में परास्त हुआ और उसने ब्रह्मचंद की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। इस तरह क्या हुआ? चंद्रवंश का अंत हो जाता है, लेकिन अंतिम राजा कैसे माना जाता है? महेंद्र चंद को अंतिम राजा माना जाता है चंद्रवंश का। ये आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।